हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि आज अध्याय 1 चैप्टर 1 का पहला एक भाग चैनल पर वीडियो पड़ चुका है और दूसरा भाग आज पड़ेगा, जिसमें कि हमारा अध्याय 1 कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारे 6, 7, 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की संपूर्ण भूगोल पढ़ चुकी है चैनल पर, और अन्य सारे जीके जीएस का वीडियो पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट 6 to 12 सभी विषयों के, खास तौर से राजनीति शास्त्र, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के सभी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि शाम को पढ़ने वाली वीडियो आपको जैसे ही डाला जाए तुरंत प्राप्त हो और बिना समय गंवाए आप वॉच कर सकें और एक बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 1700 और 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नए प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्धों में आग्नेयास्त्र का अस्त्र होता है। बारूद वाले हथियार को आग्नेयास्त्र कहा जाता है का इस्तेमाल। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्चा, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन, नए प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में देखिए, ये जो है इस तरह की सब बैलगाड़ी है। ये इस काल में समुदायों का महत्व बढ़ा और उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आ जाते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो राजपूत शब्द में राजा, सामंत, सेनापति और सैनिक सभी लोग आते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो इन लोगों का गुणगान कौन करता था? तो कवि और चारण। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जो जाति थी वो कायस्थ कही जाती थी। तो लिपिक और मुंशी के जो कार्य करते थे वे क्या कहे जाते थे? कायस्थ। आदि समूहों ने भी उठाया
इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्रों में कोई और। तो जो ये दर्जा था वह सत्ता, प्रभाव और संसाधन के ऊपर डिपेंड करता था। सत्ता, प्रभाव और संसाधन। अन्य सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो जाति पंचायत क्या था? तो ये बड़े बुजुर्गों की एक सभा होती थी जो नियम का पालन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर भी किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, जिन्हें हम आगे चोलों को अध्याय 2 में, तुगलक को 3 में और मुगल को अध्याय 4 में पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखेंगे आगे। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल को पहले गौड़ बोला जाता था, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी कि गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत जो द्रविड़ के नाम से जाना जाता था, तो गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना ये देखिए, ये सब क्षेत्र हैं जो नंबरिंग किए गए हैं, उनका नाम दिया गया है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये नंबरिंग के आधार पर के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। तो भाषा तथा क्षेत्र, इसके बारे में देखते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। तो इसमें कुछ देख के लिए मावारी तमिलनाडु में, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में,
बाकी तो गुजरी गुजरात, इस तरह से हिंदवी दिल्ली। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। तो ये अध्ययन के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं जिस वर्ग में। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी दी जाएगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, जिनके के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान ही थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 लेकर के 1750 के बीच के 1000 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब देखते हैं पुराने और नए धर्म। इतिहासकार इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। तो यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले किस सदी में आया था? तो 7वीं सदी में व्यापारी और आप्रवासियों के जरिए आया था। कैसे आया था? व्यापारी और आप्रवासियों के जरिए 7वीं सदी में। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं।
जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। तो मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो तरह के लोग होते हैं। तो शिया पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। कौन? अली। मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था? अली। तो ये इन्हीं अली को ये विधि सम्मत अपना नेता मानते हैं। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो सुन्नी लोग किसको करते थे? तो खलीफा के प्रभुत्व को। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। तो इस इस्लाम के आरंभिक दौर में जो धर्म का नेतृत्व किए वो खलीफा कहलाए और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। तो हनफी और सफ़ी क्या है? तो हनफी और सफ़ी इस्लामी न्याय सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर अब विचार करते हैं। समय और इतिहास के कालखंड। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के 3 युगों में बांटा था। 3 युग कौन कौन थे? अंग्रेज इतिहासकार जो भारत के 3 युग में बांटे वह हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 3 युग इनके यही थे जो बांटे थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक ही मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में हम इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें मानी क्लास 6 में, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल यानी कि क्लास 7 में जो आप इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियों, 8वीं और 11 शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। मध्यकाल किस प्रकार का था? तो रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं।
लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करते चलें और कमेंट भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो जैसे ही डाला जाए पड़े आपके चैनल में तुरंत दिखाई पड़े और बिना समय गंवाए आप वॉच कर सकें। एक बेहतरीन तैयारी के साथ आपको यह चैनल समर्पित है। तो थैंक यू दोस्तों, माय वीडियो